Welcome to my channel. Today we will learn about present indefinite tense. आज हम present indefinite tense, जिसे हम simple present tense के भी नाम से जानते हैं, उसका संपूर्ण अध्ययन हमारे द्वारा किया जाएगा कि किस तरह के सेंटेंसेस इसमें यूज़ किए जाते हैं और उनका हिंदी में उनकी अदायगी किस तरह होती है, and then how we will make their translation in present indefinite tense या simple present tense. Present tense जिसमें नाम से ही जाहिर होता है, present यानी वर्तमान. जब कभी भी वर्तमान की बात आती है तो हमें है कहना होता है. इसमें पहली पहचान दो पार्ट उसमें हुए. एक हमारा पार्ट हुआ प्रेजेंट, दूसरा हुआ इनडेफिनेट. और ये टेंस जो है ये काल को बताता है, प्रेजेंट हमारे वर्तमान को बताता है और इनडेफिनेट हमारी अनिश्चितता को बताता है. इसके नाम दो हैं, काम एक ही है. हियर इज अनदर नेम, सिंपल प्रेजेंट टेंस. व्हेनेवर वी विल यूज हियर सिंपल, then we have to write here first simple then present tense. So these are two names, but their properties and their specialties and their sentences are same here. Present indefinite tense अनिश्चित वर्तमान काल और या simple present tense, इसे हम साधारण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल के नाम से जानते हैं. तो ये तो हुआ इनका नाम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट जहां कहीं भी अगर होगा या किसी भी प्रेजेंट सेंटेंस की पहचान हम करेंगे तो यदि हिंदी के वाक्य के अंत में है आता है तो वो निश्चित रूप से सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होगा. अगर किसी सेंटेंस के अंत में है आ रहा है, था आएगा तो वह पास्ट टेंस कहलाएगा और अंत में किसी वाक्य के गा गी गे आएंगे तो वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस का होगा. तो टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. हियर इज पहचान, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कैसे करें, पहचान उसकी कैसे करें, शिनाख्त कैसे करें. तो यहाँ है हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं, ते हैं, ते हो आता है. यानी ता ती ते है हूं हो, ये हिंदी के वाक्य के अंत में यदि आ रहा है तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा. वाक्य के स्ट्रक्चर पर यानी उसकी रचना पर ध्यान दें. यहां हमने रहा नहीं बोला या किसी काम के पूर्ण होने का एहसास नहीं कहा, केवल ता है, ये पहचान है हिंदी का वाक्य. जैसे वह हंसता है, वह खेलता है, वे रोते हैं, माँ खाना पकाती है, मेरी बहन स्कूल जाती है, हम अंग्रेजी सीखते हैं, तुम अंग्रेजी सीखते हो. इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं, कम से कम आप 25 या 30 या 50 सेंटेंसेस अलग अलग वर्ब्स को लेकर सेंटेंस को बनाए. छोटे सेंटेंस बनते हैं, इनके हम स्ट्रक्चर देखेंगे. अभी हमने केवल इन वाक्यों की पहचान देखी कि किस प्रकार से सेंटेंस आता है. तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं. मैं आम खरीदता हूं. हम यहाँ पर समझने के लिए स्ट्रेस देंगे, जोर देंगे ता हूं पर. मैं आम खरीदता हूं, यहाँ रहा नहीं आया या खरीद चुके हैं नहीं आया या खरीदा नहीं आया. ता ये शर्त है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की. और इसमें वे सारे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जिसको हम हिंदी में सार्वभौमिक सत्य कहते हैं. जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है. तो जितनी भी हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उन सारे ट्रूथ को बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है. इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है. केवल अभी हम आपको नामकरण बताया और इसकी पहचान बताया. तो ये पहचान आप नोट कर सकते हैं इस प्रकार. और इनके एग्जाम्पल देखिएगा. मैं आम खरीदता हूँ, हम फुटबॉल खेलते हैं, माँ खाना पकाती है, तुम हंसते हो, वह
स्कूल जाता है, हम अंग्रेजी सीखते हैं, मेरा भाई अंग्रेजी सीखता है। इसमें अलग अलग हम प्रोनाउन और अलग अलग नाउन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करें। जितनी हम कोशिश करेंगे उतने सेंटेंसेस हमारे बनते चले जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स कैसे होता है, ये हम स्ट्रक्चर के माध्यम से जानेंगे। तो अभी आपने ये देखा कि इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में अनिश्चित वर्तमान कहते हैं और या इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी साधारण या सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। हिंदी के सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूं आता है। और अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इस सेंटेंस को किस तरह से अंग्रेजी में बनाया जाता है। तो वी विल लर्न हाउ टू फॉर्म दिस सेंटेंस हियर। अब इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यानी वाक्य की संरचना किस प्रकार से बनती है। तुम पतंग बनाते हो, तुम पतंग बनाते हो, तुम पतंग बनाते हो। अगर हम इसमें स्ट्रेस दिए, जोर दिए, तो ये ते है आया है लास्ट में। तो ये पहचान बता रहा है। हो जो है ये प्रेजेंट की पहचान बनाता है और ता ती ते ये इंडेफिनिट या सिंपल की पहचान बताता है। तो किसी भी हिंदी के सेंटेंसेस को देखकर हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यह किस टेंस का बना हुआ सेंटेंस है। वह पतंग बनाता है। तो यहां हमने देखा कि ये जो है प्रेजेंट को बता रहा है और ता ती ते आता है, तो यह हमारा इंडेफिनिट को बता रहा है। तो सेंटेंस अपनी पहचान खुद बता देता है। हमारी समझने वाली समझ होना चाहिए कि वाक्य, हिंदी के वाक्य के आखिर में क्या आता है, यही उस टेंस की पहचान होती है। अगर है आ रहा है तो हम ये यकीन मान लें कि वहां हमें प्रेजेंट टेंस की मौजूदगी है और उसके बाद जो है उसकी पहचान ता ती ते। अभी हम यही रुक रहे हैं कि केवल ता ती ते की ही बात कर रहे हैं। इन सेंटेंसेस को ये बताते हैं कि यह इंडेफिनिट या सिंपल का है। तो टोटल मिलाकर, पूरा मिलाकर सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से होता है। पॉजिटिव सेंटेंस जब होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके साथ एस, ईएस या आईईएस लगाएंगे। इसके पहले वर्ब में हमने आपको बताया है कि जिस प्रकार से नाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसी तरह से वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होती है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज किया जाता है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल नंबर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो फिर यहां देखेंगे ये ऑब्जेक्ट, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके सेंटेंस को आवश्यकता अनुसार जैसा हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब भी यहाँ सिंगुलर बनानी होगी। और वर्ब को सिंगुलर तीन तरह से बनाया जाता है। या तो वर्ब की रिक्वायरमेंट के अनुसार एस लगाया जाता है या ईएस लगाया जाता है या आईईएस लगाकर बनाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट किया यहाँ, तुम पतंग बनाते हो, यू मेक अ काइट। अंग्रेजी में प्लेसमेंट है। देखिएगा, अगर हम ये हिंदी का सेंटेंस देखेंगे तो हमने यहाँ देखा कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आया और उसके बाद वर्ब का यूज किया गया है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब ही आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस? द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों की जमावट ही एक टेंस का निर्माण करती है या टेंस को बिल्ड करती है। तो ये हमने ये सेंटेंस का यहाँ पर निर्माण देखा कि किस तरह से ये फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस वी हैव सीन हियर, लाइक सब्जेक्ट, देन वी विल पुट हियर वर्ब, देन वी विल पुट हियर ऑब्जेक्ट। हम इनके प्लेसमेंट को अलग अलग डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सेंटेंस हुआ यू मेक अ काइट,
तुम पतंग बनाते हो। इस तरह से वह पतंग बनाता है, तो ये सेंटेंस हमारा वह के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। तो ये वर्ब की, अब यहां पर हमें वर्ब को भी सिंगुलर नंबर में फॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही मेक्स अ काइट, वह पतंग बनाता है, वह पतंग बनाता है। वह के लिए हम ही का यूज करेंगे और बनाने के लिए वर्ब में एस लग जाएगा। रिक्वायरमेंट यहां पर एस की है, ही मेक्स अ काइट। और ये सेंटेंस हमारा हुआ वह पतंग बनाता है, क्योंकि हमने यहां पर यू दे वी जैसे सारे सेंटेंसेस। अब इसका यूज कर लें, अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लें कि मैं पतंग बनाता हूं, आई मेक अ काइट, तुम पतंग बनाते हो। यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ भी वो प्लूरल की तरह व्यवहार करती है, ये हमको समझ लेना है। आई यहाँ पर सिंगुलर नंबर यानी एक वचन तो हमें लगता है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन के साथ जो वर्ब का यूज किया जाता है वो प्लूरल की तरह व्यवहार करती है। तो वी विल यूज ऑलवेज हियर एज ए प्लूरल फॉर्म। आई मेक अ काइट, you make a kite, they make a kite, boys make a kite, girls make a kite, children makes a kite, children make a kite। तो ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं आई यू वी दे और समस्त प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट, इनमें वर्ब के साथ एस या ई एस या आई एस का यूज नहीं किया जाता। और जितने भी थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं उनको सिंगुलर ही बनाया जाता है, यानी वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। और उसमें रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई किसी वर्ब में केवल एस लगाने से काम चल जाता है, किसी वर्ब में हमें ई एस का यूज करना होता है और किसी में आई ई एस का यूज करना होता है। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि आप हम देखते हैं कि जैसे गो हमारी एक वर्ब है, गो यानी जाना। I go to school, you go to school, they go to school, boys go to school, girls go to school। यहाँ जितने भी हमारे सेकंड पर्सन में यू आ गया था और प्लूरल नंबर के जितने सब्जेक्ट थे, चाहे वो बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, चिल्ड्रन, ये प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ प्लूरल नंबर की वर्ब का ही यूज करेंगे। अब इसके बाद अगर थर्ड पर्सन का हमारा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब में हमें एस लगाना होगा। अब ये जो गो वर्ब है, यहाँ की रिक्वायरमेंट इसके साथ ई एस लगाने की है, एस से काम नहीं चलता। गोज के लिए जी ओ उसके साथ ई एस लगाना होता है, तो वह गोज हो जाता है। अब ये फिर से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई गो टू स्कूल, they go to school, boys go to school, girls go to school, children go to school। इसमें हमने देखा कि I के साथ भी प्लूरल का यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है, उसे उसी ही शक्ल में उसका यूज किया जाएगा। और यू के साथ, दे के साथ, बॉयज, गर्ल्स, ये जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल नंबर की वर्ब आती है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि हर एक वर्ब अपने जो ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल नंबर में ही होती है, उसे हमें सिंगुलर नंबर बनाना होता है एस ई एस या आई ई एस लगाकर, जैसे वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ देखेंगे। ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, माय ब्रदर, ये सिंगुलर नंबर हुआ तो वर्ब की इसमें सिंगुलर नंबर का यूज किया जाएगा। माय ब्रदर गोज टू स्कूल, a boy goes to school, a girl goes to school, a teacher goes to school। ये सारे सेंटेंस में हमने देखा कि वर्ब को हमने सिंगुलर नंबर बनाया है। तो पॉजिटिव सेंटेंस हमारे जितने भी होंगे उसमें सब्जेक्ट का यूज पहले किया जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें देखना होगा कि सब्जेक्ट हमारा किस फॉर्म में है, किस नंबर में है। अगर सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब की रिक्वायरमेंट के अनुसार एस ई एस या आई एस लगाना होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ये सेंटेंस देखिएगा, तुम पतंग बनाते हो, यू मेक अ काइट, वह पतंग बनाता है, ही मेक्स अ काइट। यहाँ इस वर्ब की रिक्वायरमेंट केवल एस है तो हमने एस लगाया। गो में वर्ब की रिक्वायरमेंट ई एस हो जाती है तो वहां गोज लगाना होता है।
इसलिए फ्लाई यानी उड़ना या उड़ाना होता है। जब हम इसको सिंगुलर नंबर में बनाएंगे तो FL Y को यहां से रिमूव करके वी विल यूज हियर IES, देन दिस वर्ब विल बी कॉल्ड हियर सिंगुलर नंबर वर्ब, तो फ्लाइज हो जाएगा। जैसे दे फ्लाई, यू फ्लाई, बॉयज फ्लाई। अब ये सारे जितने भी हमारे सेंटेंस है इसमें हमने प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट यूज किया था, तो हमने प्लूरल नंबर की वर्ब लगाई। लेकिन ही फ्लाइज, शी फ्लाइज, मोहन फ्लाइज, यहां हमने सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में हमने सिंगुलर नंबर की वर्ब का ही यूज किया है। तो ये बहुत इजी है। इन आवर इंग्लिश कन्वर्सेशन, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मेक आवर कन्वर्सेशन विद द पर्सन, मोस्टली वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, and what is happening around us, if we want to know that, then we have to use their singular present indefinite tense. वह बाजार जाता है, मेरी माँ खाना पकाती है, माय मदर कुक्स फूड, यहाँ हम कुक का यूज नहीं करेंगे। माय मदर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो वो भी यहाँ सिंगुलर नंबर की होगी। माय मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना पकाती है। मेरा भाई फुटबॉल खेलता है, माय ब्रदर प्लेज फुटबॉल। अब ये सारे आपने समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज की जाएगी, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल नंबर की वर्ब यूज की जाएगी। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, यहां पर हमने ही एक वचन की तरफ इशारा करता है इसलिए वर्ब के साथ एस लग गया। लेकिन यहां पर अगर हम सेकंड पर्सन यू का यूज करेंगे तो हमें यू प्लेज फुटबॉल नहीं बल्कि यू प्ले फुटबॉल होगा। वी प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, बॉयज प्ले फुटबॉल, ये जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होंगे यहां वर्ब में एस नहीं लगेगा। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस को हमें अच्छी तरह समझ लेना है। जब हम पॉजिटिव, whenever we will able to form here positive sentences, then we will be able to here make it into negative and or interrogative form। तो ये बहुत सिंपल है और ये प्लेसमेंट पर ही बेस होते हैं इन सेंटेंसेस के। बहुत प्रॉब्लमेटिक इसमें सेंटेंसेस नहीं है, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है और इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चाहे कोई भी टेंस हो, प्लेसमेंट यही होता है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम जितने भी सेंटेंसेस पढ़ेंगे अलग अलग टेंसेस में, सभी में ऑक्सिलरी वर्ब वहां पहले से मौजूद होगी। उसका हमें नेगेटिव और उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो हमने अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस में देखा कि यू मेक अ काइट। इस सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव के लिए हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत होती है। इसमें हमने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास मौजूद नहीं है, तो यहाँ दो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, डू और डज। इनका यूज किया जाता है, डू और डज का। और ये सिंपल है, यदि अगर वर्ब में एस का यूज किया गया है तो डज नॉट लगाया जाता है और वर्ब में अगर एस नहीं है तो डू नॉट लगाते हैं। बस सारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इसी तरह से बनेगा। ये नेगेटिव सेंटेंस हमने यहां पर फॉर्म किया हुआ है। देखिए, सब्जेक्ट, देन डू, ऑब्लिक, डज। ये ऑब्लिक मतलब या होता है। अंग्रेजी में ये जो तिरछी लाइन है इसको ऑब्लिक कहते हैं। मैं आपको इस तरह से लिख के बताता हूं, OBLIQUE, ऑब्लिक। ये पंक्चुएशन जब हम कभी बताएंगे आपको कि अंग्रेजी में पंक्चुएशन का कितना इंपॉर्टेंस है, देन वी विल लर्न इट, द पंक्चुएशन फॉर्म हियर। डैश किसे कहा जाता है, हाइफन किसे कहा जाता है, फुल, व्हेन वी यूज हियर फुल स्टॉप एंड व्हेन वी यूज कॉलन, सेमीकॉलन एंड ऑल दीज एक्सक्लेमेटरी साइन आल्सो। तो वी विल लर्न देन, फिर हम उसको पढ़ेंगे। अभी हम केवल इतना देख रहे हैं, ऑब्लिक यानी तिरछी लाइन, या तो डू या डज, दोनों का यूज एक साथ नहीं। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, डू आएगा या डज आएगा ये कौन बताएगा, ये वर्ब बताएगी। अगर वर्ब के साथ में एस लगा हुआ है तो आप डज नॉट का यूज करेंगे और वर्ब के साथ अगर एस नहीं है तो आप डू नॉट का यूज करेंगे। तो यहां सेंटेंस हमने देखा, यू मेक अ काइट, यू मेक अ काइट, देन वी विल चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस,
then we will form here you do not, you do not, क्योंकि you के साथ verb में s नहीं है तो हमने बनाया you do not make a kite। इसी तरह से सेंटेंस अगर होता she makes a kite, she makes a kite, she makes a kite, तो क्या होता, जो she के साथ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो she does not make a kite, और जब यहाँ does का यूज हो जाता है तो verb से s वहां हट जाती है। ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने ये सेंटेंस बनाया और यहाँ हमने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ जगह नहीं थी तो हमने इसको यहाँ लिखा he makes a kite। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब भी आई, तो पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, ये सकारात्मक वाक्य है, वह पतंग बनाता है। इसका नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस होगा, वह पतंग नहीं बनाता है। तो हम यहां पर ही के साथ डस का यूज करेंगे, क्योंकि नॉट का यूज हमेशा आफ्टर हेल्पिंग वर्ब ही होता है, चाहे टेंस कोई भी हो। दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, इट इज नॉट अ चेंजेबल थिंग। ये कोई चेंजेबल थिंग नहीं है, मतलब इसका परिवर्तन नहीं होता। नॉट का यूज हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब में करेंगे, चाहे कोई भी टेंस हो। हाँ, ये अलग है कि हर टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब डिफरेंट होगी। यहां हमने यूज किया डस का यूज किया क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ था, तो हम ये कहेंगे ही डज नॉट मेक। जब डज नॉट का यूज हो गया तो मेक से एस को हटा दिया जाएगा। अब ये सेंटेंस बना ही डज नॉट मेक अ काइट। तो ये देखिएगा ही डज नॉट मेक अ काइट। मैं आपको कह दे रहा हूं, आप शायद इसको नोट कर सकते हैं, मैंने सेंटेंस लिखा नहीं है नेगेटिव का। यहां पर ये इस तरह से बन जाएगा ही डज नॉट, और ये मेक का एस हट जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा यहां से। तो डज नॉट के बाद मेक आएगा अ काइट। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर ये सेंटेंस को नेगेटिव अर्थात नकारात्मक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनकी शिनाख्त यानी रिकॉग्निशन इज वेरी इजी एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इज वेरी इजी। ओनली वी हैव टू पे अटेंशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द हिंदी सेंटेंस ऑल्सो। व्हाट आर द रिकॉग्निशंस ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस? ता है, ती है, ते है मीन्स प्रेजेंट टेंस, ताती ते आया, इट शोज द इंडेफिनिट और सिंपल सेंटेंस है, सिंपल टेंस है। तो नाउ अब इन सेंटेंस को हमने सीख लिया। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सिंपल सब्जेक्ट का यूज किया, देन वी यूज हियर वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। इसको हम इधर का उधर या उधर का इधर नहीं कर सकते। जिस तरह के हिंदी सेंटेंस में वह पतंग बनाता है, वह सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, वर्ब आई बनाना। लेकिन अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो हिंदी का प्लेसमेंट वो है और ये अंग्रेजी का प्लेसमेंट ये है। तो हम सेंटेंस को उसके प्लेसमेंट के अनुसार ही उसको बनाएंगे। इसके बाद इनका इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस देख लीजिएगा। जैसे ये सेंटेंस हुआ, मैं इसको एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर फिर से, यू मेक अ काइट। तो यहां ये सेंटेंस नेगेटिव होगा, आप कह सकते हैं यू डू नॉट मेक अ काइट, क्योंकि मेक में वर्ब में एस नहीं लगा है, तो हम यूज काहे का करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे। तो यू डू नॉट मेक अ काइट। अब इस सेंटेंस को जब हम इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाती है, यहां पर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डू यू मेक अ काइट, देन पुट हियर क्वेश्चन मार्क, डू यू मेक अ काइट, दैट इज द सेंटेंस। तो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव, negative and interrogative sentences, and we can use it in our conversation also, and we will learn here the placement of words, then we will never commit any mistake. We should know it properly and take so many words and try to make different sentences in our daily uses also. So ये हम यहाँ पर देखेंगे। एक सेंटेंस मैं फिर आपसे कई तरह के सेंटेंसेस यहाँ बनाता हूँ। जैसे वह हंसता है, he laughs, यहाँ LAUGH में S लग जाएगा, he laughs, वह हंसता है। वह नहीं हंसता है, he does not laugh, क्या वह हंसता है, does he laugh। आप बाजार जाते हैं, अंग्रेजी में हमें जो वर्ड्स को चाहिए जानना, जैसे तुम के लिए अंग्रेजी में यू का यूज किया जाता है, तुमने के लिए भी यू का ही यूज किया जाता है। जैसे तुमने
मैच जीता या तुम मैच जीतते हो, तो ये हो जाएगा तुम मैच जीतते हो। यू विन द मैच, यू विन द मैच, या तुमने मैच जीता, यू वन द मैच, ये पास्ट टाइम का सेंटेंस हुआ। लेकिन मैं यहां पर दूसरी चीज बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि आप या आपने, तुम या तुमने, दोनों के लिए हम यू का ही प्रयोग करते हैं। इसमें अंग्रेजी में अलग से ने के लिए अलग से वर्ड नहीं होता। हम के लिए भी वी का यूज करते हैं और हमने के लिए भी वी का यूज करते हैं। तुम के लिए यू का यूज होता है और तुमने के लिए भी यू का ही यूज होता है। इसी तरह से आपके लिए यू का यूज और आपने के लिए भी यू का यूज किया जाता है। तो आगे के सेंटेंसेस जब हमारा फॉर्मेशन होगा इन डिफरेंट टेंसेस तो हम इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस बहुत ज्यादा ले लेते हैं। आप कई तरह के वर्ड्स लें और कम से कम, जैसे वह पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक। राम किताब नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड अ बुक। यहां हमने क्योंकि वर्ब में एस लगा था इसलिए डज नॉट लगाया। अब इसका जब इंटरोगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब को सामने रखना होता है। तो क्या हो जाएगा, डज ही, डज राम रीड अ बुक, क्या राम किताब पढ़ता है, देन पुट हियर क्वेश्चन मार्क। तो दीज आर द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। जब कभी भी हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा। जब नेगेटिव बनेगा तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब की शक्ल में हमें यहाँ पर डू या डज का यूज करना होगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और इसी तरह से अगर हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म में रखेंगे तो हमें डू या डज को सामने रखना होगा, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, देन क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इन सेंटेंसेस को अगर हम सीख लेते हैं तो जो नॉर्म्स हैं हमारे, एंड वी विल बी एबल टू मेक आवर सेंटेंसेस विदाउट प्री थिंकिंग इन हिंदी। Sometimes if we want to speak in English, we translate it Hindi, then we try to speak in English. So किसी के पास इतना समय नहीं होता कि आप ट्रांसलेशन करते रहें और वो आपको देखता रहे या वो आपके पास खड़ा रहे कि कब आप अंग्रेजी का सेंटेंस अदा करेंगे और वो वहां से हटेगा। तो इट शुड बी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। Whatever you are thinking, it should be maintained in our English sentences without making translation. ओके, इट शुड बी स्पॉन्टेनियस। ये हमारा स्वतः से बनने वाले सेंटेंस होना चाहिए, बट इट विल बी मेक हियर बिकॉज देयर आर टू टाइप ऑफ लर्निंग इन एनी लैंग्वेजेस। अगर हम किसी उसी माहौल में या वातावरण में छोड़ दिया जाए जहां की ये लैंग्वेज बोली जाती है, देन वी विल लर्न इट विदाउट एनी ग्रामर। इफ यू वांट टू लर्न विद ग्रामर, सो जो मेन है टेंसेज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग तरह के किस तरह से सेंटेंसेस होते हैं उनको यूज करना जरूरी होता है। सेंटेंस को अगर हमने पहचान लिया और उसके ऑक्सिलरी और वर्ब के फॉर्म के साथ में किसी भी टेंस को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ये हम इसको धीरे धीरे देखेंगे। आपको आज हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के 3 तरह के सेंटेंसेस बताए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म। इसको हम एक और आगे ले जाएंगे सेंटेंस को, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस नकारात्मक भी हो और प्रश्नवाचक भी हो। इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बहुत इजी है। जो प्लेसमेंट इस टेंस में आएगा इसके बाद केवल ये डू और डज का यूज केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ होता है। यही हमें इसको अलग से लेकर आना पड़ता है जो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में नहीं होते। ये सिर्फ वर्ब हमें बताती है कि हमें डू लगाना है, डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है। वर्ब में अगर एस होगा तो डज नॉट लगाइए, सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए, और अगर वर्ब में एस नहीं है तो डू नॉट लगाइए और सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए। और इंटरोगेटिव के लिए इसी तरह से होगा, सब्जेक्ट के अनुसार डू सामने आएगा और डी या डज सामने आएगा। इसके बाद जितने भी, अब इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस और देखने के बाद डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस देखेंगे। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस समझने में जरा भी आपको देर नहीं लगेगी एंड यू विल बी एबल टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, interrogative sentences or negative sentences and interrogative sentence, all kinds of sentences you can form in this way। इस तरह से आप यूज करके आप न केवल आप टेंसेस सीख लेंगे बल्कि आपको उस सेंटेंस का फॉर्मेशन भी बन जाएगा। तो बिल्कुल ना सोचें
जो हमने सोच लिया है कि अंग्रेजी को हमें सीखना है एंड वी वांट टू लर्न English, we want to make our conversation in English, then it is very easy. We have to know some forms of native speakers and some forms of grammatical structure, then we will be able to form any type of sentences here. So please note down, and next time we will be learn here present continuous tense. Till then, goodbye. Take care all of you.